नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल की एमपीजीके की सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने हमारी जो लास्ट क्लास कंप्लीट की वो मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र से जुड़ी हुई थी। अर्थात मध्य प्रदेश की जो प्रभावित होने वाली एमपी की नदियां हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा और उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट हैं और जो आगामी प्रोजेक्ट हैं जो उसमें बनाए जाएंगे भविष्य में, हमने उनके बारे में अध्ययन किया। और अब हम आज की क्लास में मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जलवायु क्या होती है और मौसम क्या होता है। मौसम और जलवायु के मध्य अंतर क्या होता है। देखिए, मौसम और जलवायु में सबसे बड़ी जो विभिन्नता है वो ये है, अंतर अगर आप देखेंगे कि हर कुछ ही देर में, कुछ ही समय के अंतराल में जो परिवर्तन आता है, किस चीज़ में परिवर्तन आता है, हमारी मौसमी गतिविधियों में, तो वो मौसम है। जैसे अभी आप बैठे हैं, धूप निकली और कुछ ही देर में अगर आप देखेंगे तो बारिश होने लगेगी। लेकिन जलवायु के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जलवायु क्या है? किसी भी क्षेत्र में एक लंबे समय तक जो यथास्थिति बनी हुई है और वो मौसम एक काफ़ी लंबे समय तक बना रहे, तो वो जो एक प्रक्रिया हुई, विशेषता हुई, हम उसे उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। तो जलवायु और मौसम के मध्य ये एक विशेष अंतर माना जाता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी जलवायु है? मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु। हमने पहले भी देखा था कि अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है मैप पर, वो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और वहीं अगर आप भारत की देखेंगे तो वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये दोनों की स्थिति है। इसके बाद अगर आप एक ग्लोब बनाते हो, एक रफली समझने के लिए, तो देखिए, ये सपोज एक ग्लोब है या पृथ्वी, कुछ भी मान लीजिए। ये जो हमारी इस ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है, ये 0 डिग्री की रेखा कहलाती है। और हमने पहले भी पढ़ा है, हमारी जब हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के टॉपिक पर चर्चा की थी, तो हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में तो बताया ही बताया था। उस स्थिति को दर्शाने के लिए जो दो रेखाएं महत्वपूर्ण होती हैं, अक्षांश और देशांतर, हमने उनके बारे में भी पढ़ा था। तो देखिए, ये जो रेखाएं हैं ये ग्लोब पर या भारत पर उसकी अक्षांशीय स्थिति को प्रदर्शित करती हैं। और ये जो इस प्रकार की रेखाएं जब बनती हैं, तो ये रेखाएं भारत हो या मध्य प्रदेश, उसकी देशांतरीय स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, 0 डिग्री की उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब जो यहाँ पर ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, जो यहाँ पर ये जो रेखा गुजरती है, हम इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री की कर्क रेखा कहलाती है। और वही अगर हम दक्षिण की तरफ देखेंगे, अब देखिए दक्षिण की तरफ ये मकर रेखा कहलाती है, 23.5 डिग्री की मकर रेखा। ये देखिए, ये 23.5 डिग्री का क्षेत्र है और ये 66.5, और फिर ये बिल्कुल हिम पॉइंट आप बोल सकते हो, हिमांक बिंदु, क्योंकि ये अंटार्कटिका का क्षेत्र हो जाता है, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। फिर ये दोनों क्षेत्र शीत ऋतु के क्षेत्र हो गए, और यहाँ पर ये दोनों क्षेत्र शीतोष्ण। अब शीतोष्ण कैसे? सपोज अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सूरज निकला हुआ है और उसकी जो किरणें हैं वो यहाँ पर तो सीधी पड़ेंगी। इस क्षेत्र में भी अगर आप देखिए तो कुछ इस तरीके से पड़ेंगी, एक न्यून कोण की स्थिति के आधार पर।
तो यहाँ पर भी गर्मी पड़ेगी। फिर जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगी तो इसकी जो सूर्य की किरणें हैं ये तिरछी पड़ेंगी। तो जिन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो ये बिल्कुल हिम बिंदु कहलाता है। बेहद ठंड, यहाँ पर बर्फ ही जमी रहती है। तो इतना तो आपको आई होप समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हिमालय ठंडी हवाओं को रोक देता है। देखिए भारत में जो स्थिति है, भारत में एक काफ़ी ठंडी यहाँ की जलवायु होती, पर उसको क्यों उष्णकटिबंधीय मानसूनी में जलवायु हो गई भारत की, उसके लिए एक जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है हिमालय। हिमालय आपने देखा है कि कितनी ऊंचाई, अगर इसकी आप 8,848 उस पे भी 0.12 ये इतनी बढ़ोतरी हुई है माउंट एवरेस्ट में, आपने देखा है। तो हिमालय कितना ऊंचा पर्वत है, तो उसको उसके होने की वजह से जब हिमालय हिमालय जो स्थित है उत्तरी क्षेत्र में, जो उत्तर से आने वाली अर्थात रूस साइबेरिया से आने वाली जो बिल्कुल कहता ना कि बेहद ठंडी हवाओं को रोक देता है। वरना तो जो साइबेरिया में आपने देखा है कितनी ठंडी रहती है रूस में, तो वो हवाएं भारत में भी प्रवेश कर जाती, लेकिन उनको रोक कौन देता है? भारत का हिमालय पर्वत। जिस कारण से संपूर्ण भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदान करता है या प्राप्त होती है, उसका एक महत्वपूर्ण फैक्टर है हिमालय। मानसूनी इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर जो बारिश होती है वो मानसूनी हवाओं से ही होती है। आपने देखा है अरब सागर से उठने वाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब उठता है भारत में, सर्वाधिक वर्षा उसी मानसून के द्वारा होती है। बाकी तो थोड़ी बहुत बारिश होती है लौटते हुए मानसून से, आप देखो बंगाल की खाड़ी से, लेकिन जो मेनली होती है वो अरब सागर से उठने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा ही होती है। अब देखिए पृथ्वी। अब पृथ्वी क्या है? आपने भी सुना है कि पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है सूर्य का। तो अब वो चक्कर लगाने की जो उसकी गति होती है वो गति दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन और एक होती है, या आप यूँ कह सकते हो कि परिभ्रमण, सोच लीजिए इसको परिभ्रमण भी कहते हैं, और ये परिक्रमण होती है घूर्णन। तो जो दैनिक गति होती है, मतलब 24 घंटे में जो कंप्लीट हो जाती है, वो घूर्णन है, जिससे कि दिन रात होते हैं। यानी कि सपोज ये सूरज है और ये पृथ्वी इधर है दिन के समय में और रात्रि में इधर, तो जिधर सूर्य की रोशनी दिखी उधर दिन रहा, और जब ये पृथ्वी इस तरफ घूम गई सूर्य के पीछे वाले हिस्से पर, तो वहाँ पर रात हो गई। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है, जो गति कहलाती है, घूर्णन कहलाती है। और जो परिक्रमण होती है उससे ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए ऋतु परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो समय के साथ होती है। जैसे आपने देखते हैं हमारे यहाँ पर कितनी ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं कि ये सूर्य है, और इस प्रकार से हमने यहाँ पर पृथ्वी को रखा। पृथ्वी एक ही है, बस हम उसको ऋतु के अनुसार आगे बढ़ाते हुए हमने इसको प्रदर्शित किया है। अब देखिए जैसे आपने देखा कि जब पृथ्वी यहाँ पर है, कहाँ पर है? इसके पूर्वी भाग में, सूर्य के पूर्वी भाग में। तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ेंगी। आप भी देख सकते हो कि सूर्य की किरणें जब सामने यहाँ पर पृथ्वी होगी तो उसकी किरणें लंबवत ही पड़ेंगी। तो
इसके बाद आपने देखा होगा 21 मार्च, जो 21 मार्च आता है वो एक बसंत विषुव की स्थिति कहलाती है ना। और फिर दूसरी ऋतु को आने में जो है वो 3 महीने का समय लगता है। तो जब पृथ्वी 3 महीने बाद इसके उत्तर में पहुंचती है, यानी कि इसके टॉप पर, तो क्या होता है, यहाँ पर कर्क रेखा वाला क्षेत्र, ठीक है, 23.5 डिग्री, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था। तो इस समय कौन सा महीना होगा, कर्क रेखा है, तो आप खुद देख सकते हो, अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद यहाँ पर जून होगा। यहाँ पर 21 मार्च था, फिर 21 जून को 3 महीने उसके कंप्लीट होंगे। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो सूर्य की किरणें हैं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक जो दिन होता है उसकी अवधि बढ़ जाती है। फिर इसके बाद पृथ्वी बढ़ते हुए जब पश्चिम क्षेत्र की तरफ आती है, फिर से वो 3 महीने बाद ही आएगी। तो यहाँ पर शिशिर विषुव, देखिए यहाँ पर बसंत विषुव है, यहाँ पर शिशिर विषुव है। ये स्थिति 23 सितंबर की होती है पश्चिमी क्षेत्र में। यहाँ पर 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए जो सूर्य होता है वो बिल्कुल लंबवत, ऐसे बिल्कुल सीधा इस तरीके से पड़ता है। तो देखिए आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा बिल्कुल बराबरी के आधार पर वो पृथ्वी के बीचों बीच हिस्से पर उसकी रोशनी पड़ती है। तो दिन का भी जो अवधि है वो भी उतनी होती है और रात्रि की अवधि भी उतनी ही होती है। इसके बाद पृथ्वी आगे बढ़ते हुए जब दक्षिण में आती है तो डेट होती है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ा, आपने देखा ना यहाँ पर भी सबसे बड़ा दिन है, तो यहाँ पर भी सबसे बड़ा ही दिन होगा। ये बात अलग है, इस समय गर्मी है और यहाँ पर आएगा तो वो ठंड का मौसम होगा, क्योंकि यहाँ पर हम दक्षिणी गोलार्ध में जो सूर्य की किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं। तो ये स्थिति आपको समझ आई कि पृथ्वी किस तरीके से मूव करती है और किस तरीके से ऋतु परिवर्तन होता है। और ये डेट आपको याद रखनी है, 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर और 23 सितंबर। इन चारों डेट पर कभी कभी MPPSC, ये MP से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो मॉनसूनी पवनें, देखिए मौसम को अगर आप देखेंगे जलवायु में तो उसमें पवनों का, हवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो एक होता है ताप ज़्यादा दाब कम, और एक में होता है दाब ज़्यादा और ताप कम। आप जैसे बोलते हो ना कि उच्च वायु दाब की पवनें हैं, निम्न वायु दाब की पवनें हैं, तो पवनों का, निम्न वायु दाब की पवनों का मतलब ये होता है कि उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो उच्च वायु दाब की पवनें होती हैं उसमें नमी की मात्रा कम होती है। उसमें आप यूँ कह सकते हैं कि उच्च वायु दाब में ताप ज़्यादा होता है और दाब कम होता है, और निम्न वायु दाब में दाब ज़्यादा होता है और ताप कम होता है। और जो हवाएं चलती हैं वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर ही चलती हैं, क्योंकि अगर वो निम्न वायु दाब की ओर चलेंगी तभी तो उसमें नमी आएगी, और वो नमी को ग्रहण करने के बाद फिर वो बारिश करते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं हमेशा लो प्रेशर बेल्ट की ओर ही मूव करती हैं। उत्तरी गोलार्ध में आप देखोगे तो तापमान ज़्यादा होता है, हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में एक ये भी रीज़न है, हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हिमखंड वगैरह हैं वो कम होती हैं, बहुत कम है। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का जो मौसम होता है तो वहाँ पर दाब ज़्यादा होता है और ताप कम होता है। अब जैसे आप देखोगे कि भारत में जो बारिश होती है उसकी बारिश के टाइम पर अरब सागर का मॉनसून, ठीक है, ये हिंद महासागर हो गया, ठीक है, हिंद महासागर,
और हिंद महासागर से जब हवाएं उठती हैं, ठीक है, हिंद महासागर से जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो सबसे पहले केरल के तट पर बारिश होती है। ठीक, वहीं से भारत में मॉनसून का प्रवेश माना जाता है। उसके बाद ये हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। भाई यहाँ से हिंद महासागर से उठी, ये रहा केरल, यहाँ केरल के तट से टकरा करके यहाँ पर बारिश की। क्योंकि यहाँ से जब वो उठ रही हैं तो वो निम्न वायुदाब की हवाएं हैं, यही रीज़न है कि वो यहाँ पर आती है और केरल में सबसे पहले बारिश होती है। फिर इसके बाद में देखो कि बंगाल की खाड़ी का मानसून। देखिए भारत में 2 प्रकार के मानसून हैं, एक अरब सागर का मानसून। तो अरब सागर का मानसून कहाँ से उठता है? हिंद महासागर से, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी का मानसून, ये पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा होती है। और हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है, यानी कि अरब सागर के मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और मानसून पूर्व की वर्षा भी हमारे यहाँ पर होती। कभी कभी आपने देखा होगा कि मानसून आने से पहले ही थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। और जब मानसून लौटता है तो ये लौटते समय तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है, मालाबार के तट पर। तो वो लौटता हुआ मानसून जो है, तो आप इस तरीके से देखेंगे कि भारत में 4 तरीके से बारिश होती है, जिसमें सर्वाधिक बारिश होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। पश्चिमी विक्षोभ की बारिश होती है, कभी कभी बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से भी हो जाती है। मानसून पूर्व की बारिश भी होती है और लौटते हुए मानसून की भी बारिश होती है। फिर पश्चिमी विक्षोभ से बारिश। अब ये जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बारिश होती है, इसे ना मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? इसे मावट कहा जाता है, कहीं कहीं पर माठ भी कहते हैं। मालवा में इसे माठ भी कहते हैं। और इसे अमृत बारिश कहा जाता है, क्योंकि ठंड के मौसम में बारिश आपने बहुत कम ही देखी होगी। लेकिन ठंड के मौसम में गेहूँ जब बोया जाता है, उस समय अगर जब ये पश्चिमी विक्षोभ की बारिश होती है तो इसे गेहूँ के लिए अमृत माना जाता है। तो ये अमृत वर्षा के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी? मावट या पश्चिमी विक्षोभ की बारिश। अगर हम जलवायु के आधार पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे, ये देखिए जैसे, तो उत्तर का क्षेत्र, ठीक है, ये मैदानी भाग है, ये जो बुंदेलखंड और मध्य भारत का क्षेत्र पड़ता है। फिर जो मध्य का है, फिर ये मालवा का पठार का क्षेत्र है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र माना जाता है। और सबसे लास्ट में जो है ये विंध्य का क्षेत्र हो गया। तो अगर आप देखेंगे जलवायु के आधार पर, तो इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। और यदि आपसे पूछा जाए कि कृषि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका उत्तर होगा 11 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बुंदेलखंड और मध्य क्षेत्र का ये भाग आता है, इसकी जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की होती है। इसलिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाला उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश, आप यूँ कह सकते हैं कि गर्मी भी बहुत होती है और ठंड में ठंड भी बहुत होती है। फिर ये जो मालवा के पठार का क्षेत्र होता है, ये एक समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, ये चूँकि वैली है, घाटी है, तो जो घाटी वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और सर्दी थोड़ी साधारण होती है। ये एक घाटी की विशेषता है, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो नीचे की ओर आती हैं। निम्न वायुदाब का क्षेत्र तो नीचे बनता नहीं, नीचे तो हवाएं जब नीचे की ओर चलती हैं तो वो उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, और जब हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं तब बनता है निम्न वायुदाब का क्षेत्र। तो घाटी में अगर हवाएं चल रही हैं तो वो उच्च वायुदाब की चलेंगी। इस वजह से यहाँ पर बारिश कम होगी और गर्मी ज़्यादा होगी, सर्दी में सर्दी साधारण होगी। फिर विंध्य का क्षेत्र, इसकी जलवायु मालवा जैसी ही होती है।
ये जो हमारा लास्ट ऑप्शन था मैप में आपने देखा, ये दोनों क्षेत्रों में वर्षा जल मतलब आराम से वर्षा होती है, ठीक ठाक होती है। एमपी में सबसे ज़्यादा अगर आप तापमान देखेंगे तो वो विदिशा के गंज बासौदा का होता है। ये आप एक प्री के लिए आप वैसे तो सारा कुछ तैयार करना है, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। एमपी में सबसे ज़्यादा तापमान गंज बासौदा का विदिशा के ज़िले में होता है, और सबसे ठंडा ज़्यादा जो ज़िला रहता है वो शिवपुरी होता है। एमपी की औसत वर्षा अगर आप देखेंगे तो 112 सेंटीमीटर के आसपास मानी जाती है औसतम, और तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाता है। पूर्वी भाग की औसत वर्षा अगर आप देखेंगे, पूर्वी भाग में बारिश ज़्यादा होती है 140 सेंटीमीटर, और यदि हम पश्चिमी भाग की औसत वर्षा देखेंगे तो 75 सेंटीमीटर। अब वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक एवरेज जो हम डेटा हमको मिलता है वो यही मिलता है। ऋतु संबंधी आंकड़े बताने वाली वेधशाला कौन सी है? इंदौर। ऋतु संबंधी आंकड़े बताने वाली वेधशाला कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। अब आप थोड़ा सा ये ध्यान दे लीजिए कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में हमारी जो ऋतुएं होती हैं इनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए, शीत ऋतु को बोलते हैं मध्य प्रदेश में श्याला, वर्षा ऋतु को बोलते हैं चौमासा, और ग्रीष्म ऋतु को बोलते हैं उनाला या यूनाला। और मध्य प्रदेश में जो बारिश होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। आपने देखा कि विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पर बारिश पर्वतीय होगी, हवाएं ऊपर उठेंगी, उठ करके निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, नमी को ग्रहण करेंगी और पर्वत को क्रॉस करने से पहले वो बारिश करेंगी। तो यही रीज़न है कि मध्य प्रदेश में जो बारिश होती है वो सर्वाधिक पर्वतीय वर्षा होती है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक क्लास को दोस्तों में जिसको आपका मन हो उसे शेयर करें इस क्लास को। और आज के लिए इतना ही। आगे की जो हमारे टॉपिक हैं हम उसे आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।